हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल PR2 क्लासेज में। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसको जानने के लिए कि काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, कोई डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करता है तो वो ऑपरेशन कैसे करता है, ऐसा क्या कर देता है जिससे कि उस पेशेंट को कुछ याद ही नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारा किडनी निकाला गया कि हमारा हार्ट निकाला गया कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन निकाला गया, जो कि उसे पता ही नहीं होता है। ऐसा क्या हम देते हैं जो कि उस पेशेंट का, उस पर्सन का पूरा ऑल ऑफ सेंसेशन लॉस हो जाता है, तो जिसका नाम है जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स हम मेजर ऑपरेशन में देते हैं। जब मेजर ऑपरेशन करते हैं उसमें हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स आखिर होता क्या है, ये क्या है। एक ऐसा, तो जानते हैं, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, लॉस ऑफ रिवर्सिबल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। रिवर्सिबल क्योंकि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ये इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद वो पेशेंट जैसे पहले था वैसे ही ऑपरेशन के बाद भी हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोमा में चला जाए, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा पर्सन, हमारा पेशेंट, वो व्यक्ति जो जैसा पहले था वैसे ही ऑपरेशन के बाद फिर से हो जाए। इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और इसमें कॉन्शियसनेस होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस। इनहेलेशनल में जो हम इनहेल करते हैं, जो हम इनहेल के थ्रू लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आता है गैस में सिर्फ बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन में सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड एक सिंगल गैस में इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं वोलाटाइल लिक्विड एक आता है जो कि इनहेलेशनल है, क्योंकि वोलाटाइल है तो इनहेलेशनल होगा। इनहेलेशनल में देखिए ये ड्रग्स दी हुई हैं, हेलोथेन, ईथर, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन। अब बात करते हैं इंट्रावेनस की। तो इंट्रावेनस में आता है फास्ट एक्टिंग एंड स्लोअर एक्टिंग। तो हम स्लोअर एक्टिंग की बात करें तो इसमें आता है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया एंड ओपॉइड एनेस्थेसिया, और आता है बेंजोडाइज़ेपिन। तो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया में ओनली सिंगल ड्रग होती है जिसका नाम है कीटामाइन। कीटामाइन जो हमारी ड्रग है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में देते हैं। ओनली सिंगल ड्रग एक आती है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामाइन आती है और गैसियस एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड आती है, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। अब देखिए ओपॉइड एनेस्थीसिया में क्या होता है। ओपॉइड एनेस्थीसिया में फेंटेनिल आता है, फेंटेलिन एंड रेमोफेंटेनिल। क्लियर। अब बेंजोडाइज़ेपिन में सब डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, ये जिसमें ये पाम सब आता है, ये सब बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग्स होती हैं। क्लियर। अब देखिए फास्ट एक्टिंग में आता है थियोपेंटेन, मिथोहेक्जिटोन, प्रोफेफॉल, एटोमिडोन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए बच्चों कोई चारा नहीं है, इसको हमें रटना ही पड़ता है, और या तो कोई ट्रिक हम अपना के इसे पढ़ सकते हैं, ये बात अलग है, पर उसे रटना ही पड़ता है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कितने स्टेज में होते हैं। मेनली एनेस्थीसिया हमारी 4 स्टेज में होती हैं। 4 स्टेजेस की एनेस्थीसिया होती हैं। क्लियर। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट में हमारा पहला है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है। एनाल्जेसिक, व्हाट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये होता है जिसमें
मतलब जब हम इसे एनेस्थीसिया के लिए देते हैं एनाल्जेसिक, तो इसमें बॉडी में जितने पेन वाले सेंसेशंस होते हैं वो पेन को रिमूव करते रहते हैं। मतलब बॉडी में जो भी जहाँ पे पेन होगा, जहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ से हार्ट किडनी वो सब निकाला जाता होगा, वो उस ऑर्गन से जितना भी पेन का सेंसेशन होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। हम सबसे पहले एनाल्जेसिया इसलिए देते हैं जिससे कि उस पेशेंट को पेन का एहसास ना हो। पेन पूरी तरह से चला जाता है इसमें, वो धीरे धीरे करके जाता है। ये नहीं कि अचानक से चला जाएगा और फिर आ जाएगा, वो धीरे धीरे करके चला जाता है और वो कंटिन्यूअस रहता है जब तक हमारा ऑपरेशन चलता रहता है, वो तब तक रहता है। अब बात करते हैं इसमें कॉन्शियस इंसान। इसमें स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, इंसान कॉन्शियस रहेगा, वो सुन पाएगा, देख पाएगा, लेकिन बट उसे पता नहीं होगा कि ये सपना है या हकीकत। वो इंसान वो सपने में जिएगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो एक सपना है या हकीकत है। क्लियर? इसमें रिस्पायरेशन एंड रिलैक्सेशन नॉर्मल होगा। डिफ़िकल्टी होती है इन्हें मेंटेन करने में, ठीक है, इन्हें मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है कि इस स्टेज में हम सर्जिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड जो होता है वो एक्साइटमेंट स्टेज होता है, एक्साइटमेंट। इसमें पेशेंट चिल्लाता है, उसका दांत जो होता है वो पूरी तरह से एकदम जम जाता है, उसे हिचकी आती है, वॉमिटिंग आती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट बेड पर ही यूरिन कर देता है, उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो हम इस स्टेज में भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें एक्साइटेड होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेज सेकेंड एक्साइटमेंट का प्रोसेस होता है, इसमें सारी चीज़ें एक्साइटेड होंगी, सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन करेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में हम सारी चीज़ें जब एक्साइटेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उस स्टेज में हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसमें ऑपरेशन करना बहुत ही डेंजरस होगा। लेकिन अब मॉडर्न में हम ये जो एनेस्थीसिया है इसको नहीं देखते हैं, डायरेक्ट ही हम स्टेज थर्ड में चले जाते हैं। तो चलिए स्टेज थर्ड की बात करते हैं। स्टेज थर्ड में क्या होता है, ये सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। स्टेज थर्ड में ही बच्चों हम सर्जिकल एनेस्थीसिया देते हैं, इसी स्टेज में हम सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट का रिस्पायरेशन नॉर्मल होता है और आइज भी फिक्स्ड हो जाती हैं, और अगर आँख पर कोई लाइट भी जला दे, उसकी आँखें ऐसे फिक्स्ड रहती हैं कि अगर आँख पे कोई लाइट भी जलाए तो उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे आँख के ऊपर लाइट जल रही है या कुछ हो रहा है। तो ये स्टेज बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें रिस्पायरेशन भी नॉर्मल होगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल होगा, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होंगी। तो इस स्टेज में हम सर्जिकल एनेस्थीसिया कर पाएंगे। ऑपरेशन करने के लिए इसका स्टेज थर्ड का प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन 2 ही यूज किया जाता है, और प्लेन थर्ड में आते आते मसल रिलैक्सेंट यूज नहीं किया जाता है। और प्लेन 4 में जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए चलिए चलते हैं स्टेज 4 में। स्टेज 4 में आप देखिए, स्टेज 4 एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बीपी, हम स्टेज 4 तक कभी भी अपने ऑपरेशन थिएटर को नहीं ले जाएंगे, कभी भी हम पेशेंट को स्टेज 4 में ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेज 4 तक जाते जाते ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बीपी डिक्रीज बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और प्यूपिल वाइडली डायलेट हो जाएगा, इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस का मतलब आप समझते हैं, उसे सांस नहीं ले पाएगा इंसान, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये इसलिए स्टेज 4 तक हम नहीं ले जाते हैं पेशेंट को। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और ये जितने भी प्रोसेस हमने ऊपर बताएं, ये स्टेज 4 तक ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कभी किए, एक 4 घंटे बाद करेंगे, एक 10 घंटे बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये सारे प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं और ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हमारी सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी स्टेज अप्लाई होती है। तो सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए जो बेस्ट है वो स्टेज 3 है, और स्टेज 3 में ही हम सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जनरल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिज्म में आता है कि ये किस रिसेप्टर पर काम करते हैं। तो जो जनरल एनेस्थीसिया के रिसेप्टर होते हैं वो आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के जो रिसेप्टर होते हैं वो आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं और ये एक्साइटेटरी को इनहिबिट करेगा और इनहिबिटरी को प्रमोट करेगा। एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर होते हैं वो ग्लूटामेट होते हैं। ग्लूटामेट क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि NMDA रिसेप्टर पर काम करेगा। NMDA रिसेप्टर पर काम करेगा। और जो इनहिबिटरी टाइप के होते हैं वो होते हैं गाबा। इनहिबिटरी जो होते हैं वो गाबा होते हैं और इसमें होता है गाबा ए और गाबा बी। गाबा ए और गाबा बी। गाबा एंड ग्लाइसिन भी इसी में आता है जो कि इनहिबिटरी नेचर का है, ग्लाइसिन। और जनरल एनेस्थीसिया हमेशा गाबा ए पे ही काम करेगा, हमेशा गाबा ए पे ही काम करेगा। जनरल एनेस्थीसिया हमेशा गाबा ए पे काम करता। गाबा अपने गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। गाबा ए मॉलिक्यूल्स जब आएगा आयन चैनल से बाइंड करेगा और आयन चैनल ओपन हो जाएगा। गाबा इनहिबिटरी नेचर का है इसलिए क्लोराइड आयन अंदर आएगा यानी कि हाइपर पोलराइजेशन होगा। एक बात याद रखिएगा, जब माइनस चार्ज के आयन आएंगे यानी कि क्लोराइड आयन आएंगे तो वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा और जब पॉजिटिव चार्ज के आयन आएंगे तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। क्लियर? जब माइनस चार्ज की एंट्री बहुत ज़्यादा होने लगेगी सेल में तो वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा और हाइपर पोलराइजेशन होने के कारण सेल कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। वहाँ पे रिलैक्सेशन होगा और इनहिबिशन भी होगा। इनहिबिशन होगा यानी कि रिलैक्सेशन होगा। अब बात करते हैं NMDA रिसेप्टर। इसमें ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर आकर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर उसका रिसेप्टर है ऐसे तो यहाँ पे ये ग्लूटामेट आकर के बाइंड करेगा। ग्लूटामेट आकर के जब बाइंड किया तो ये पोर्स जो होंगे ये खुल जाएंगे। पोर्स खुलने की वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल की एंट्री होगी। कैल्शियम चैनल की एंट्री होगी यानी कि प्लस चार्ज इंटर करेगा और एक्साइटेशन होगा। क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होता है। अब जो हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो ग्लूटामेट को बाइंड ही नहीं करने देगा और कैल्शियम की एंट्री ही नहीं करने देगा, जिसकी वजह से जब कैल्शियम एंट्री नहीं करेगा तो सेल कंडक्ट नहीं करेगा, सेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा और जब एक्साइटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा यानी कि इनहिबिशन होगा। इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया गाबा ए रिसेप्टर पर काम करते हैं जो कि इनहिबिटरी नेचर का होता है। इसीलिए सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं और जनरल एनेस्थीसिया इसीलिए हम देते हैं ताकि जिससे कि सेल हमारी कंडक्ट ना करें, वो रिलैक्सेशन स्टेट में रहें और हम अच्छे से अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकें, अच्छे से ऑपरेशन कर सकें। जनरल एनेस्थीसिया कभी भी नहीं चाहते हैं कि ग्लूटामेट अपने NMDA रिसेप्टर से बाइंड करे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि NMDA रिसेप्टर से बाइंड करे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि गाबा को अपने गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करना है और उन्हें रिलैक्सेशन कॉज करना है। ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। सो गाइस, जनरल एनेस्थीसिया हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।